तो लास्ट वीडियो तक हमने ये देखा कि सादत खान और उनके सक्सेसर जो थे उन्होंने अवध को एक बहुत ही अच्छा रूप दिया था। बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट रूलर की तरह। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी किया उन्होंने। तो ये हाईलाइट करके देखती हूँ मैं। हाँ, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया अपने सिटीजन्स को। और लखनऊ था उनकी कैपिटल। और लखनऊ सारे मेन वर्क्स जो होते हैं, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इस सब का सेंटर था एंड इसीलिए कैपिटल भी बना है। तो कैपिटल यूजुअली उन सिटीज़ को बनाया जाता है जहाँ पे बहुत मूवमेंट है और डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत कंसंट्रेशन है। तो ऐसे जैसे दिल्ली को हमारा कैपिटल बनाया गया है क्योंकि इट्स द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड आर्ट एंड कल्चर। तो ऐसे ही लखनऊ को बनाया गया था अवध की कैपिटल। तो टिल नाउ हमने अवध को कंप्लीट की है अमंग द इंडिपेंडेंट अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, द 3 इंडिपेंडेंट रीजन्स। अब हम बंगाल को देखते हैं। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर का नाम था मुर्शीद कुली खान। तो ये थे बंगाल के गवर्नर। तो मुर्शीद कुली खान जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे मुगल्स के अंडर। तो यहाँ तक जो सारे हमने देखा, अवध के गवर्नर सादत अली खान जो थे, सादत खान और सफदर जंग, ये सब डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं थे। स्टिल मुगल्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था पावर को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रेजेंट डे की एग्जाम्पल देती हूँ। जिस तरह से स्टेट का सीएम जो होता है, पंचायत भी होते हैं, क्योंकि सीएम तो डायरेक्टली नहीं देख सकता ना, पूरा हर डिस्ट्रिक्ट को मैनेज नहीं कर सकता। लोगों की समस्याएं नहीं सुन पाते हैं एक ही सीएम। इसीलिए क्या करते हैं कि पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं, पंचायत का एक जो लीडर होता है। तो ऐसे ही बेटर रूलिंग के लिए मुगल्स ने कुछ रीजन्स को अपने अपने गवर्नर्स को हेड बना दिया है। ऐसे ही सादत खान अवध के लिए बने थे और मुर्शीद कुली खान बंगाल के लिए बने थे। पर यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने एडवांटेज ले ली थी, क्योंकि अब तो सेंटर में जो लेटर मुगल थे वो बहुत वीक हो गए थे, मतलब उनकी कंट्रोल नहीं रह पाई, बहुत बहुत वीक हो गए थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मुर्शीद कुली खान, इन्होंने इस बात की एडवांटेज ले ली। एडवांटेज लेकर पूरा पावर उन्होंने ही ले लिया। मतलब अब वो मुगल्स के अंडर नहीं थे, बहुत पूरा इंडिपेंडेंट हो गए और इंडिपेंडेंटली रूल करते चले गए। तो उन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना कैपिटल बनाया और लेटर ऑन 1727 में उनको सक्सीड करने के लिए आए थे शुजाउद्दीन, जिन्होंने 1739 तक अपना राज किया था। तो सक्सेशन लाइन में उनके बाद भी 2 और लोग आए थे जिनके नाम थे अली वर्दी खान और सिराज उद्दौला। तो आई थिंक आप लोगों को बस इनके नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। तो ये सब थे बंगाल के रूलर्स उस टाइम पीरियड में। तो इनके अंडर बंगाल में क्या हुआ, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कैसे थे, वो भी जानते हैं। तो इनके अंडर तो बंगाल में तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली इन रूलर्स के अंडर। सो इन्होंने क्या किया कि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाए इन्होंने, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर और ट्रेड सेक्टर इनको बहुत इंकरेज की, और इसीलिए बहुत प्रॉस्पर होने लगा बंगाल। तो आपको पता होगा ये फैक्ट कि बंगाल, इट वाज लाइक अ वेरी वेरी रिच एंड प्रॉस्परस स्टेट रीजन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के पीरियड तक बहुत बहुत ये रिच और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से
था हुआ था बंगाल, तो इन रूलर्स ने ही बंगाल को ऐसे डेवलप किया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुअर पेजेंट्स थे, जो गरीब पेजेंट्स थे, उनको अच्छे से लोन्स दिया, और टाइम पे टैक्स, कस्टम्स, ये सब कलेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ये सब लगाए गए थे। और इसीलिए बंगाल ये 18th सेंचुरी में बहुत मेन प्रॉस्पेरस रीजन बन गई थी इंडिया में। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन। तो ये प्रॉस्पेरिटी, आपको एक और एग्जांपल दूंगी मैं। तो फॉर एग्जांपल, आप एक बगीचे में हैं और आपको 4 wilted flowers, तो flowers जो they have died, those flowers, and there's one really really pretty rose जिसका बहुत अच्छे से स्मेल आ रहा है, ऐसे आप इमेजिन कीजिए। और एक हनी बी आए, नॉट हनी बी, any insect or anything which basically wants nectar from flowers. So वो कौन सी फ्लावर पे जाएगी, द वन विच इज डेड और द ब्यूटिफुल एंड फ्रेग्रेंट रोज? ऑब्वियसली वो रोज की तरफ जाएगा क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है। सो सिमिलरली इसी के जैसे द इंग्लिश, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो बंगाल के प्रोस्पेरिटी देखकर अट्रैक्ट हो गए थे। तो वो चाहते थे कि बंगाल उनके हाथों में आ जाए क्योंकि बहुत प्रोस्पेरिटी थी बंगाल में। इट वाज अ वेरी वेरी रिच एंड बहुत सारा ट्रेड चल रहा था, बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिट करेंगे वो अगर वो बंगाल को ले लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 2 मेजर बैटल की है, जो बैटल्स हैं बैटल ऑफ प्लासी, तो अंडरलाइन करती हूँ, हाँ, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1764 में। तो आपने शायद ये बैटल्स के नाम पहले ही सुने होंगे, बट आपको थोड़ा स्टोरी अब समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने ये बैटल्स की और फाइनली दी ब्रिटिशर्स, तो ये ब्रिटिश राज वहाँ पे उन्होंने बहुत फर्मली स्थापित किया था, बहुत फर्मली, या राइट नाउ बंगाल को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली थी, तो उनकी पावर अब थी इस रीजन में। तो ये है बंगाल की ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट जाएंगे हैदराबाद पे। तो हैदराबाद की भी एक स्टोरी है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो हैदराबाद की स्टोरी भी कुछ बंगाल की स्टोरी की तरह सिमिलर है। तो हम देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे था एक चिन खिलिच खान। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल नोबल थे, तो बहुत रिच थे ये। सो ही वॉज अ वेरी पावरफुल नोबल। और ये फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह, ये दोनों नाम हमने पहले ही सुने हैं, ये थे लेट मुगल्स में से। तो ये लेट मुगल्स थे, और इन लेट मुगल्स के अंडर एक इन मुगल्स का एक कोर्ट होता है ना, तो उसमें से ये एक पावरफुल नोबल थे उस कोर्ट में। तो ये मुगल्स ने उन्हें एक टाइटल दिया जिसका वो टाइटल का नाम है निज़ाम उल मुल्क असफ झा। तो चिन खिलिच खान को ये टाइटल दिया गया था फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह के द्वारा। तो इन दोनों ने इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इनको ये डेक्कन प्रोविंसेस जो हैं उन्हें गवर्न करने हैं। तो डेक्कन प्रोविंसेस का मतलब वो पूरा हमारा डेक्कन प्लेटो का रीजन जो है वो सब आता है इसके अंदर। तो मेनली जो हैदराबाद का स्टेट, अब हैदराबाद एक सिटी है, पर उस समय हैदराबाद पूरा रीजन होता था जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो राइट नाउ इट्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो उस समय उसे हैदराबाद, पूरा सबको हैदराबाद कहा जाता था। तो इस निज़ाम उल मुल्क असफ झा, जिसका रियल नाम था चिन खिलिच खान, अब इनकी नाम टाइटल के द्वारा इनके नाम निज़ाम उल मुल्क असफ झा था। तो इन्होंने हैदराबाद की स्टेट को एक अच्छा सा रूप दिया और इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे।
तो एक्चुअली इन्होंने भी पहले अपॉइंटमेंट के द्वारा ही गवर्नर बने थे, पर लेटर ऑन ये मोहम्मद शाह जो थे, लेटर मुगल्स बहुत वीक हो गए। सेम स्टोरी सारे के सारे स्टेट्स में यही सेम स्टोरी है। तो लेटर मुगल्स तो बहुत वीक हो गए, अब तो अपने आपके गवर्नर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो जो भी डिसीजन ये गवर्नर्स बनाते थे तो उसी पे अग्री करना पड़ता था मोहम्मद शाह को। तो देखिए, मोहम्मद शाह was powerless to stop him and had to agree to all his decisions। तो इनके पास तो अब कोई पावर नहीं थी। तो अब हमारा जो चिन खिलिच खान, इसका नाम था अब निज़ाम उल मुल्क असफ जाह, तो यही सारे डिसीजंस करते थे और बहुत ही पावरफुल इंडिपेंडेंट रूलर भी बन गए थे। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया था मनसबदार्स और उन्हें ग्रांट की थी जागिर्स, और कुछ परमिशन भी नहीं उनको कुछ परमिशन नहीं लेनी थी मुगल किंग जो थे मोहम्मद शाह, क्योंकि वो पावरलेस थे। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे। तो ये मनसबदार्स और जागिर्स क्या होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगी अब। तो मनसबदार होता है कि मेन जनरल का टाइटल, आर्मी का हेड का टाइटल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप की एवरीबडी अंडर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन शुड लिसन टू दिस पर्सन। तो ऐसे उन्होंने असाइन कर दी थी टू सम ट्रस्टवर्दी पीपल। तो एक्चुअली ये गवर्नर्स के हाथ में नहीं होता है। मुगल किंग जो सेंटर में एम्पायर को रूल करने वाला एम्परर है, उन्हें देना होता है। पर अब तो वो बहुत वीक हो गए, अगेन सेम स्टोरी, वीक हो गए, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह अपने आप असाइन कर पा रहे थे कि कौन किस सेक्टर को लीड करेगा हैदराबाद के स्टेट में। तो उन लीड करने वाले लोगों का नाम होता है मनसबदार। तो ये मनसबदार मिलिट्री जनरल हो सकते हैं, मिलिट्री का एक यूनिट हो सकता है। तो ये बेसिकली रैंक्स देता है कि कौन किस रैंक का है, कौन किस स्टेटस का है, वो सब डिसाइड करने वाला आदमी बन गया, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर है अब। और जागिर का मीनिंग होता है कि लैंड्स जो होते हैं, वो अब लैंड्स दे सकते थे। जागिर का मीनिंग लैंड होता है रफली राइट नाउ, और जागीरदार का मीनिंग होता है जो व्यक्ति जिसके पास जागिर है, मतलब जो व्यक्ति जिसके पास लैंड है। तो ये इस पीरियड में सबको लैंड दिया जाता था। और ये जो मनसबदार थे ये कलेक्ट कर सकते थे जागिर से जो टैक्स, लैंड टैक्स या क्रॉप टैक्स, कुछ ऐसे टैक्स, ये सब कलेक्ट कर सकते थे। तो ये सब जो होता है, जो रेट्स डिसाइड करने वाला, ये सब तो मुगल किंग होता है। बट यस, सेम स्टोरी, मोहम्मद शाह तो पावरलेस था। तो ये सब अब निज़ाम उल मुल्क असफ जाह के कंट्रोल में था। और जो सारे सक्सेसर थे इन निज़ाम उल मुल्क के, उन्हें निज़ाम कहा जाता है। तो आपने, आई एम श्योर यू हैव हर्ड द वर्ड निज़ाम। तो अब तो आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई होगी कि निज़ाम का जो हिस्ट्री है, कैसे आया निज़ाम का वर्ड का मीनिंग कैसे आया। तो बेसिकली जो सक्सेसर हैं निज़ाम उल मुल्क के, उन्हें निज़ाम कहा जाता है। तो हमने अब तक हैदराबाद की स्टोरी भी कंप्लीट कर ली है।